सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक शब्द, एक अकेला शब्द, पूरे के पूरे महाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दे? एक ऐसा आइडिया जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को हिला दिया और एक बिल्कुल नए समाज की बुनियाद रखी। चलिए, आज इसी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि यूरोपीय उदारवाद यानी यूरोपियन लिबरलिज्म की जड़ें आखिर हैं कहाँ। तो कहानी शुरू होती है एक लैटिन शब्द से, लिबर। इसका सीधा साधा सा मतलब है आज़ाद होना या स्वतंत्र। और यकीन मानिए, उदारवाद, जिसे हम लिबरलिज्म कहते हैं, उस पूरे पॉलिटिकल मूवमेंट की नींव बस इसी एक छोटे से लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया पर टिकी है, आज़ादी। और ये वो आइडिया था जिसने आगे चलकर पूरे यूरोप में एक क्रांति की आग लगा दी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब 19वीं सदी के लिबरल्स आज़ादी की बात कर रहे थे तो उनके लिए इसका मतलब क्या था? ये सिर्फ एक शब्द तो था नहीं, ये एक पूरी की पूरी नई दुनिया की मांग थी। वो आज़ादी चाहते थे राजाओं के मनमाने शासन से, समाज के पुराने बंधनों से और सबसे ज़रूरी आर्थिक पाबंदियों से। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, 4 अक्षरों में एक क्रांति। यहां हम पॉलिटिकल लिबरलिज्म के उन कोर प्रिंसिपल्स को समझेंगे। कमाल की बात यह है कि इस पूरे रेवोल्यूशनरी विजन को, एक नए समाज की इस पूरी सोच को एक बहुत ही आसान से एक्रोनिम में याद रखा जा सकता है। और वो एक्रोनिम है CAFE। हाँ, वही CAFE जहां बैठकर कॉफी पी जाती है। लेकिन यहां इसका मतलब कुछ और है। ये वो 4 मजबूत पिलर्स थे जिन पर लिबरल्स एक नया यूरोप खड़ा करना चाहते थे। तो चलिए एक एक करके इन चारों अक्षरों का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले आता है सी यानी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान। लिबरल्स की सबसे पहली और बड़ी मांग यही थी कि देश किसी राजा या रानी की मर्जी से नहीं, बल्कि लिखे हुए कानूनों के हिसाब से चलना चाहिए। और ये कानून ये सबके लिए एक जैसे होंगे, चाहे वो महल में बैठा राजकुमार हो या खेत में काम करने वाला किसान, कोई भेदभाव नहीं। इसके बाद है ए यानी एबोलिशन, उन्मूलन। किस चीज का? उस सामंती व्यवस्था का, उस फ्यूडल सिस्टम का जहां किसी का भविष्य उसके जन्म लेते ही तय हो जाता था। मतलब आप क्या बनेंगे ये इस बात पर निर्भर करता था कि आप किस परिवार में पैदा हुए हैं। लिबरल्स ने कहा, नहीं, किसी की हैसियत उसके जन्म से नहीं, उसकी काबिलियत से तय होनी चाहिए। उस जमाने में ये एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी आइडिया था। फिर आया F यानी फ्रीडम, स्वतंत्रता। और यही तो लिबरल सोच का दिल था, उसकी आत्मा थी। कैसी आज़ादी? बोलने की आज़ादी, अपनी मर्जी का धर्म मानने की आज़ादी और सरकार के किसी भी तरह के जुल्म से आज़ादी। सीधा सा मतलब था, हर इंसान अपनी जिंदगी का मालिक खुद है। और आखिर में E यानी इक्वालिटी, समानता। इसका मतलब था कि कानून के सामने सब बराबर हैं। एक रईस और एक आम आदमी जब अदालत में खड़े हों तो दोनों के साथ एक जैसा सुलूक हो। सोचकर देखिए, उस वक्त के लिए ये कितना रैडिकल, कितना बड़ा विचार रहा होगा। तो ये जो CA के सिद्धांत थे ना, ये सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं थे। लिबरल्स का मानना था कि भाई पॉलिटिकल आज़ादी का पूरा फायदा तो तभी मिलेगा जब इकोनॉमी, जब बाजार भी आज़ाद हों। तो चलिए अब देखते हैं कि इस विचार को असल में जमीन पर कैसे उतारा गया। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, केस स्टडी, ज़ोल्वेराइन। या हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म को प्रैक्टिस में कैसे लाया गया। और इन आइडियाज का सबसे बेहतरीन, सबसे सॉलिड उदाहरण देखने को मिलता है जर्मन स्टेट्स में, एक सिस्टम के जरिए जिसका नाम था ज़ोल्वेराइन। तो ये ज़ोल्वेराइन था क्या? इसे 1834 में प्रशिया की लीडरशिप में शुरू किया गया और आसान भाषा में कहें तो ये कस्टम्स यूनियन था। इसका एक ही मकसद था, उस वक्त जो दर्जनों छोटे छोटे जर्मन राज्य थे उनके बीच व्यापार को आसान बनाना और सबको मिलाकर एक सिंगल इकोनॉमिक जोन तैयार करना। तो देखिए, ज़ोल्वेराइन के सामने 3 बड़े मकसद थे। पहला, व्यापार पर जो अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे, जिन्हें टैरिफ बैरियर्स कहते हैं, उन्हें जड़ से खत्म करना। दूसरा, सामान और पैसे का मूवमेंट यानी लेन देन बिल्कुल स्मूथ बनाना। और तीसरा, ट्रांसपोर्ट को आसान बनाना ताकि माल एक जगह से दूसरी जगह फटाफट पहुंच सके। जरा एक बार सोचकर देखिए कि 1834 से पहले हालात कैसे थे। जर्मन राज्य एक तरह की आर्थिक भूल भुलैया थे। मतलब अगर कोई व्यापारी अपना सामान हैम्बर्ग से म्यूनिक ले जाना चाहता है तो उसे करीब करीब 10 अलग अलग बॉर्डर्स पार करने पड़ते थे, और हर बॉर्डर पर नया टैक्स, नए नियम, नई करेंसी। ये किसी पूरे सपने से कम नहीं था। और फिर आया ज़ोल्वेराइन और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसे ही ये सारे टैक्स बैरियर्स हटे, व्यापार के लिए जैसे मानो सारे दरवाजे खुल गए।
सामान, पैसा, यहाँ तक कि नए नए आइडियाज भी अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी और आज़ादी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगे। और इसी से एक नई इकोनॉमिक पावर का जन्म हुआ। और इस बदलाव का सबसे चौंकाने वाला नतीजा जानना चाहेंगे? ज़ोल्वेराइन के आने से पहले 30 से भी ज्यादा तरह की करेंसी चलती थी, और इस सुधार के बाद वो घटकर रह गई सिर्फ दो। अंदाजा लगाइए कि इससे बिजनेस करना कितना आसान हो गया होगा। ये इकोनॉमिक यूनिटी का एक जबरदस्त सिंबल था। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, एक नए यूरोप का निर्माण। अब हम इस बात पर नजर डालेंगे कि लिबरल आइडियाज का असर कितना गहरा और स्थायी था। इन सभी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बदलावों का मिलाजुला नतीजा क्या निकला? कैफे के सिद्धांत और ज़ोल्वेराइन जैसे कदम, इन्होंने मिलकर सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप का चेहरा बदल दिया। ये बदलाव सच में बहुत बड़ा था। एक तरफ वो पुरानी दुनिया थी जहां सामंती व्यवस्था थी, हर कदम पर व्यापार में रुकावटें थीं, और दूसरी तरफ ये नई दुनिया थी जहां कानून के सामने सब बराबर थे और व्यापार करने की पूरी आज़ादी थी। ये लिबरल सिद्धांतों पर बनी एक बिल्कुल नई दुनिया की सुबह थी। एक बहुत मशहूर इतिहासकार ने कहा था कि ज़ोल्वेराइन वो ताकतवर लोहार था जिसने बिखरे हुए जर्मन राज्यों को पीट कर एक राष्ट्र बना दिया। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये बताती है कि ज़ोल्वेराइन सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं था, इसने जर्मन लोगों के बीच एक एकता की भावना पैदा की, जिसने आगे चलकर जर्मनी के पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की जमीन तैयार की। मतलब आर्थिक आज़ादी ने राष्ट्रीय एकता की नींव रखी। और ये सब हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। संविधान, पर्सनल फ्रीडम, फ्री ट्रेड, ये सारे विचार हमें 19वीं सदी के लिबरल से विरासत में मिले हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि ये विचार आज 21वीं सदी में हमारे समाज को, हमारी इकोनॉमी को और हमारी पॉलिटिक्स को कैसे शेप कर रहे हैं, और क्या इनका मतलब आज भी वही है जो था? इस पर ज़रूर सोचिएगा।